Hello everyone, good morning. Welcome back to your online classes. ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है और आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम अपने नेक्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो लेसन है 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट का 7th चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसमें हमारा 7th चैप्टर है जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, if you think about the name of this one is that is glimpses of India, it means इंडिया की कुछ झलक आपको यानी इंडिया की वो राइटर आपको सैर कराना चाहता है जिसमें इंडिया की कुछ ऐसी चीज़ों से आपको मिलवाएगा, ऐसी चीज़ों को आपके सामने रखेगा जिनको आपको देख के लगेगा कि यू हैव टू ट्रैवल आल्सो इन दीज प्लेसेस, कि तुम्हें भी इन जगहों के ऊपर ट्रैवल करना चाहिए, उनको देखना चाहिए और किस तरह की नई चीज़ें उन जगहों के बारे में आपको सीखने को मिलती हैं। ठीक है ना बेटा, इस चैप्टर में हमारे 3 पार्ट हैं। ठीक है, आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम पार्ट फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार इनके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा दैट वी विल डिस्कस ऑन टुडे इन दिस वीडियो। इज माय पॉइंट क्लियर? आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जिसमें है अ बेकर फ्रॉम गोवा written by Lucio Rodriguez. Okay, we are going to discuss the lesson 7 part first, a baker from Goa, and it is written by Lucio Rodriguez. Second जो हमारा इसका पार्ट है कुर्ग एक लेसन है, कुर्ग पार्ट है, एक जगह का नाम है कुर्ग, उस जगह की ब्यूटी के बारे में, उनकी लोगों की जो कुछ स्पेशलिटी है उसके बारे में राइटर बताता है आपको। और तीसरा जो हमारा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, आसाम से जो टी हर जगह सप्लाई होती है, चाय जिसकी चुस्कियाँ आप लोग भी लेते हैं वो आसाम से जो ट्रैवल होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इन दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेसन 7 अ बेकर फ्रॉम गोवा। राइटर का नाम एक बार बोल के बता दीजिए, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, लुसियो रॉड्रिग्यूज। यस, तो बेटा इसमें क्या होता है, देखिए ये जो राइटर है, ये राइटर जो है इस लेसन में अपने एक रियल जो एक्सपीरियंस है उसको आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और क्या कहते हैं, वो कहता है इसके अंदर रियल लाइफ इंस्टेंस जो है डिस्कस किया गया है इस राइटर का। उसने उसके जो बचपन के दिन है, चाइल्डहुड के दिन थे, जो बचपन के दिन थे जब वो रहता था कहाँ पे, गोवा के अंदर। गोवा नाम तो सुना ही होगा, आप सभी ने गए भी हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो वहाँ के जो गोवा जो जगह है उसके बारे में बताता है राइटर। और क्या कहता है इसमें कि जो गोवा जो प्लेस है, गोवा जो प्लेस है कहता है वो बेकर्स के लिए अपने आप में फेमस माना जाता है। और आगे बताते हुए क्या कहता है, पोर्टुगीज थे, पोर्टुगीज एसएस में नाम सुना होगा पोर्टुगीज का, पुर्तगाली जो सबसे पहले ट्रेडर्स के रूप में हमारे कंट्री में आए थे और उन्होंने क्या किया था, गोवा के ऊपर राज किया था। पुर्तगालियों ने, पोर्टुगीज ने हमारे गोवा जो स्टेट है उसके ऊपर राज किया था। तो कहता है जब वो वहां पे काफी दिनों तक रहे थे तो उनके जाने के बाद भी कहता है उनकी जो लैंग्वेज है वो, और पुर्तगाली जो लैंग्वेज है वो, और उनका जो फूड है उसकी काफी बड़ी झलक, काफी बड़ी छाप जो है हमारे यहाँ गोवा के अंदर आज भी देखने को मिलती है। ठीक है ना, क्या कहता है उसमें कि पोर्टुगीज ने गोवा के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम तक राज किया था, जिसके कारण कहता है उन पोर्टुगीज की भाषा, उन पोर्टुगीज का खाना, इनकी जो झलक है वो आज भी हमारे गोवा के अंदर देखने को मिलती है। और राइटर इसी अपने उस एक्सपीरियंस को बताता है, अपने बचपन के दिनों में जब वो गोवा में रहता था तो वहाँ क्या होता था, किस तरह से किस चीज को प्रेफरेंस दी जाती है, किस चीज के लिए फेमस होता है, उनको बताता है। और वो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं लेसन के टाइटल से, बेकर, बेकर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेकर? बेकिंग करने वाला, ठीक है ना, बेकरी वाला जो होता है उसे हम बेकर बोलते हैं। ठीक है ना, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो क्या कहता है इसमें, बेकर जो है हमारा वो गोवा के अंदर उसका क्या रोल होता था, किस तरह की उसकी चीजों को बताया जाता था। तो क्या कहता है,
जैसा कि इसने बताया कि ये राइटर के रियल लाइफ इंस्टेंस है, उसके बचपन के दिनों में जब वो गोवा में था वहाँ उस चीज़ को बता रहा है और कहता है पोर्टुगीज ने काफ़ी दिनों पर गोवा में राज करने के बाद उनकी जो लैंग्वेज और फूड का जो पार्ट है वो काफ़ी देखने को वहाँ पे मिलता है। अब वो बेकर के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, बेकर इज नोन एज पेडर, बेकर को पेडर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है उसमें, ठीक है ना। और कहता है वो जब राइटर छोटा था, बच्चा था, तो वहां पे अपनी जो ब्रेड लोव्स होती थी, ब्रेड की जो रोटियां होती थी, ब्रेड बैंगल्स भी आप कह सकते हैं, है ना, जो गोल गोल होती हैं बैंगल टाइप में, उनको लेकर ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, यानी एक बार सुबह एक बार शाम, वो उनको बेचने के लिए आता था। समझ आया। कहता है बेकर, जिसको हम कहते हैं पेडर भी कह सकते हैं, वो अपनी ब्रेड लोव्स को लेकर दिन में 2 बार, जहाँ राइटर वगैरह रहते थे उसमें, उन गलियों में 2 बार दिन में उन ब्रेड लोव्स को, ब्रेड बैंगल्स को बेचने के लिए आता था। कहता है और जब वो आता था तो उसके लिए हर आदमी एक्साइटेड रहता था, हर एक बच्चा उसको खरीदना चाहता था, हर एक बच्चा उसको देखना चाहता था। तो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड, इवन द ऑथर आल्सो। कहता है बहुत ही, और कहता है ये उनके लिए फेस्टिवल की तरह होता था। ब्रेड जो बेकिंग का काम है, एक फेस्टिवल्स में भी इसको हर तरह से यूज किया जाता था। फेस्टिवल्स वगैरह जो है उसमें जब तक ब्रेड से बनी हुई चीजें, बेकर की बनाई हुई चीजें जब तक नहीं होती थी तब तक उसमें उसको इंटरेस्टिंग नहीं माना जाता था, ठीक है ना। फिर कहता है जब वो आता था तो उसकी जो एंट्री होती थी, उसकी जो एंट्री होती थी बड़ी ही इंटरेस्टिंग एंट्री होती थी। कहता है बेकर जब वहां पे पहुंचता था तो उसकी एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी और उसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती थी, ठीक है। कहता है वो जब वो एंट्री करता था तो उसकी एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। एक हाथ में उसकी बैम्बू स्टिक, वो अपनी बैम्बू स्टिक को रखता था और दूसरे हाथ में बास्केट को सर पे रख के उसको पकड़े रहता था, ठीक है ना। और उस स्टिक को इस तरह से बजाते हुए, ठीक है ना, आवाज करते हुए ऐसे ऐसे वो वहां पे आता था, ठीक है ना। और कहता है जब वो इस तरह से उसको बजाता था तो उसके अंदर जो बैम्बू स्टिक होती थी उसमें एक साउंड, झंग झंग साउंड, राइटर बताता है उसमें कि झंग झंग की जो साउंड है वो वहां पे आती थी, जिससे जो बच्चे होते थे वो उसको सुन के पहले ही समझ जाते थे कि हाँ बेकर अभी उसकी एंट्री हो चुकी है और वो आ चुका है, ठीक है ना। तो क्या कहता है उसमें कि एंट्री जो होती है बैम्बू स्टिक के साथ आती था वो, और एक हाथ में बैम्बू स्टिक होती थी, छड़ी होती थी बांस की, और दूसरे हाथ में उसकी बास्केट, यस बास्केट, जिसके अंदर ब्रेड लोव्स होती थी, ठीक है ना। और वो उस बैम्बू स्टिक से झंग झंग साउंड करता हुआ वहां पे पहुंचता था। पॉइंट इज क्लियर। आगे देखिए, यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? आई होप समझ रहे होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये तीनों ही कहानियां है बेटा, आपको इंडिया के कुछ जगहों के अंदर राइटर सैर करवा रहा है, बस आप उनके बारे में समझ रहे हो। आज आप गोवा में सैर कर रहे हो और गोवा में पुराने दिनों में बेकर किस तरह से होते थे वो चीज़ें आपको बताई जा रही थी। सो सिर्फ छोटे छोटे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है और इनमें से डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग ईजी चैप्टर है ये आपका। उसके बाद क्या कहता है, कहता है उसकी एंट्री होती थी बैम्बू स्टिक से, झंग झंग साउंड की होती थी, और उस आवाज को सुनकर जब बच्चे जो होते थे बड़े ही एक्साइटेड होके दौड़ पड़ते थे, ठीक है ना। जब वो सो रहे होते थे, नींद में होते थे, चाहे वो सुबह का टाइम होता था चाहे वो दोपहर का होता था, जब शाम को आता था तब, उस टाइम जब बच्चे रेस्ट करते होते थे, तो कहता है उस आवाज को सुनकर वो सीधे ही उठ के भाग लेते थे। कहता है सुबह सुबह उठ के भागते थे, उनको ब्रश करना इतना जरूरी नहीं होता था जितना कि वो बैम्बू स्टिक्स और उस बेकर को देखना होता था, ठीक है ना। और वो कहता है उन ब्रेड बैंगल्स को देखते थे। अब वो जिसको भी लेनी होती थी तो वो क्या करता था, इस तरह से अपनी बैम्बू स्टिक को रखता, अपनी बास्केट को उतार के उसके ऊपर रख लेता था, ठीक है, और फिर वो उसमें से निकाल के सर्व करता था। राइटर कहता है कई बार जब हम जंप लगा के उसमें से देखते और हमें बहुत सारी वो जो ब्रेड लोव्स उसमें दिखती तो हमारे मुंह में पानी आ जाता था। समटाइम यू आल्सो फील लाइक दैट। कई बार आप इस तरह से फील करते हैं, व्हेन एनी ऑफ द आइसक्रीम सेलर्स सेल से
in front of your home and you also jump and see the ice creams in the basket of that ice cream seller, that you are very excited to take these type of the ice cream. So the same thing also with the writer, when he saw the bread bangles in the basket of baker, जब वो उसमें देखता था तो वो भी इसी तरह से एक्साइटेड हो जाता था, ठीक है। उसके बाद कहता है वो ब्रुश वगैरह करना इतना जरूरी नहीं समझते थे जितना कि उन ब्रेड बैंगल्स को खरीदना समझते थे, ठीक है। कहता है हर एक ओकेजन के ऊपर उस बेकर की एंट्री या उसकी प्रेजेंस बहुत ही कंपलसरी होती थी, बिकॉज कहता है मैरिज वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट्स that were made by the baker। जो बेकर जो स्वीट्स बनाता था उनके बगैर अगर मैरिज शादी वगैरह या कोई फेस्टिवल वगैरह होता था वो मीनिंगलेस होता था। कहता है एक स्वीट ब्रेड, एक मिठाई का नाम बता रहा है जिसका नाम होता था बोल। दैट मीन्स जिसको फेस्टिवल क्रिसमस वगैरह पे, और दूसरा कहता है उसको जो मैरिज वगैरह होती थी उसमें यूज किया जाता था, और शादियां जो है बिना उसके मीनिंगलेस मानी जाती थी। लोग कहते थे जैसे कि आजकल कुछ स्पेशल डिश हो वो शादी में ना आए तो मतलब कहते हैं कि भाई कोई कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग खाना ही नहीं खाया है ना, ऐसे ही अगर वो डिश वहाँ पे नहीं होती शादी में तो उसको इंटरेस्टिंग नहीं माना जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, 3 यहाँ पे नाम बताए, सैंडविचेस, केक्स, बोलिनहाज। सैंडविचेस, केक्स और बोलिनहाज ये जो है मैरिज वगैरह में, फेस्टिवल वगैरह में इम्पोर्टेंट रहते थे, इनकी जो ये उसमें जरूरी माने जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, वह अब थोड़ा सा उस बेकर की ड्रेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। ड्रेस जो होती थी उसको कहता है एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी, पूरा ऊपर से नीचे तक उसको पहनता था, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टाइप में, जिसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया है बेटा, कबाई, KABAI। कहता है उसकी जो ड्रेस को कबाई कहा जाता है और था, और वो एक पूरे गाउन की तरह होता था, एक लंबा एक ही कपड़े से बना हुआ फ्रॉक टाइप में होता था, ठीक है ना, और उसे क्या कहते हैं, कबाई के नाम से जानते हैं। कहता है इस तरह से वो देता हुआ वो अपनी डिशेस को आगे बढ़ता जाता था, दिन में 2 बार आता था, और फिर कहता है वो महीने के लास्ट में काफी टाइम के बाद कहता है अपने जो, उसके बाद एक चीज और की बात कर रहा है, ट्राउजर्स, वो उसके नीचे जो है ट्राउजर्स पहनता था। ट्राउजर की बात अगर हम करें तो क्या था, ट्राउजर इन द सेंस आप कह सकते हैं कि लॉन्गर देन हाफ पैंट एंड शॉर्टर देन फुल पैंट, इस तरह की एक जो पैंट होती थी जिसको आप कह सकते हैं कि फुल पैंट से छोटी और हाफ पैंट से बड़ी जो होती थी उसको ट्राउजर कहते थे, और वो उसके नीचे पहनता था। फिर कहता है कि वो महीने के लास्ट में जब अपना उस ब्रेड वगैरह को बेचता था पूरे महीने, तो लास्ट में जो है वो अपने बिल को कलेक्ट करने के लिए आता था, यानी पैसे लेने के लिए आता था, और उसका जो बिल होता था वो ज्यादातर दीवारों के ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ था, घरों के सामने दीवारों के ऊपर पेंसिल से उनका बिल लिखा हुआ था कि भाई इतना इतना जो है उसमें खरीदा है, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं लास्ट में अगर हम बात करें तो इसमें इस बिजनेस को बेकर, आज का जो टाइम है, आज की अगर हम बात करते हैं तो बेकिंग का जो बिजनेस है इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन उस टाइम राइटर कहता है इट वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, बहुत ही फायदेमंद बिजनेस होता था। और जो बेकर होते थे उनकी जो बॉडी होती थी प्लम्प बॉडी होती थी, प्लम्प जो मतलब लचीली आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसमें जो मोटा तौन निकला हुआ होता है, और पिलपिला जो वर्ड होता है हिंदी का उसको आप कह सकते हैं, इस तरह की उसकी बॉडी होती थी, जैक फ्रूट की तरह हो जाता था वो, ठीक है ना। तो कहता है ये किस चीज की निशानी थी कि हाँ उनका वो जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, पैसे वाला बिजनेस कर रहे हैं, जिनके कारण उनकी जो बॉडी है वो प्लम्पी हो जाती थी, ठीक है ना। कहता है जो उस टाइम बेकर होते थे नेवर स्टार्व्ड इन द सेंस कभी भूखे नहीं मरते थे, क्यों, क्योंकि उस बिजनेस में फायदा बहुत ज्यादा होता था, बिकॉज इन एवरी मैरिज उसकी प्रेजेंस कंपलसरी रहती थी, हर एक ओकेजन पे उसकी जो डिशेज होती थी वो जरूरी मानी जाती थी, एक स्वीट डेजर्ट उसकी यूज होती थी जिसको हमने क्या नाम दिया है, BOL, बोल का नाम दिया गया है, ठीक है ना। और मैरिजेस वगैरह जो होती थी were meaningless without the presence of a baker and the items of a baker. So I hope आप लोगों को ये समझ आया होगा। This is the first part of Glimpse of India, जिसमें
राइटर अपने बचपन के दिनों में जब गोवा में था और वहाँ बेकर की जो प्रेजेंस होती थी कितनी ज़रूरी होती थी, किस तरह की होती थी, उस चीज़ को आपको बताया गया है। आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। आप इसे समझने के लिए SDSS ऐप पे इस वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ गुड डे।